डिजिटल प्लेटफॉर्म अरावली एजुकेशन। मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्लास 10th हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 यानी कि अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 सब्जेक्ट विज्ञान साइंस। तो आज मैं आपको उस साइंस सब्जेक्ट की आंसर की बताने जा रहा हूँ जो आज आपका एग्जाम हुआ है 18 दिसंबर यानी कि 18/12 को एग्जाम जो हुआ है उसकी जो आंसर की है उसका सॉल्यूशन है वो मैं आपको इस क्लास के अंदर बताने जा रहा हूँ। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल अरावली एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले आप रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबा करके हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे और शेयर कर दे। उसके बाद मैं आपको वन बाय वन सारे क्वेश्चन के जो सॉल्यूशन है वो बताऊंगा। सो आपने आई होप आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो इसलिए अब मैं आपको आपकी जो साइंस सब्जेक्ट का जो पेपर हुआ है उसका सॉल्यूशन है वो बताने जा रहा हूँ वन बाय वन हर एक क्वेश्चन का। तो आप अपने क्वेश्चन को मैच कर लेना कि आपके कितने सही हो रहे हैं। उसके अकॉर्डिंग आपका सेक्शन ए था। सेक्शन ए था जो कि आपका था एमसीक्यूज बेस्ड, जिसके अंदर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था कि जो एमसीक्यू है उनके आंसर करने थे। फर्स्ट का जो क्वेश्चन फर्स्ट था कि निम्न में से कौन आहार श्रृंखला का निर्माण करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द फूड चेन, यानी कि फूड चेन कौन कौन बनाते हैं उसके बारे में आपको बताना था। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो था आपका ऑप्शन नंबर सी, बकरी गाय हाथी। ये इसका फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था सी। क्वेश्चन नंबर 2 था आपका, सेकंड था लघुपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट। तो वो आपका होगा, इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डज नॉट चेंज, यानी कि जो आपके लघुपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान डज नॉट चेंज, चेंज नहीं होता है, परिवर्तित नहीं होता है। ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड था आपका, चित्र में दर्शाए गए कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की दिशा क्या होती है। तो इसका करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी, जो कि कागज से बाहर की ओर आते हुए। ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 था निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल पावर इन अ सर्किट। सर्किट के अंदर इलेक्ट्रिकल पावर कौन रिप्रेजेंट नहीं करता है। तो इसका करेक्ट आंसर था वो आपका ऑप्शन नंबर बी था, जो आई आर स्क्वायर है वो जो सर्किट होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक पावर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 5 था आपका, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, दर्पण तथा लेंस संभवतः है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका था क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर था आपका ऑप्शन नंबर सी, दर्पण अवतल लेंस उत्तल। ओके। क्वेश्चन नंबर 6 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6 था द्विसंकरण में आर आर वाई 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 किसको निरूपित करता है। व्हाट डज आर वाई वाई रिप्रेजेंट इन द डिहाइड्रेशन हाइड्रेशन डिहाइब्रिएशन। तो इसके अंदर रहेगा आपका सही आंसर था इसका ऑप्शन नंबर सी, रिंकल्ड एंड येलो सीड्स। क्वेश्चन नंबर 7, मनुष्य में वह एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। द किडनी इन ह्यूमन बींग्स आर पार्ट ऑफ द सिस्टम विच इज रिलेटेड टू। तो किडनी रिलेटेड, आपकी किडनी किससे रिलेटेड है। तो किडनी आपकी रिलेटेड है ऑप्शन नंबर सी, जो है आपका एक्सीक्रेशन। ठीक है ना, उत्सर्जन से। ये आपके उत्सर्जन तंत्र का एक भाग है, जो एक्सीक्रेशन सिस्टम है उसका एक पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, ब्यूटोन एक चतु कार्बन यौगिक है जिसका प्रकारात्मक समूह है। ब्यूटोन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप। तो इसका करेक्ट आंसर था आपका क्वेश्चन नंबर 8 का वो था ऑप्शन नंबर सी, कीटोन। ठीक है ना, कीटोन है इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 था आपका कि कोई विलियन लाल लिटमस में नीला नीला कर देता है, इसका पीएच संभवतः क्या होगा। अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। तो इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका डी 10। ओके। इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन था आपका, एमसीक्यूज भी था, मैंने सारे एमसीक्यूज के आपको आंसर बता दिए हैं। आपने पेपर से मैच कर लेना कि आपके कितने सही हो रहे हैं। नेक्स्ट हम चलेंगे फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 था आपका, फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थान पूर्ति करने का। तो फर्स्ट था इसके अंदर CFCS जैसे रसायनों ने ओजोन परत को नुकसान पहुंचाया जो कि सूर्य से आने वाली विकिरणों से सुरक्षा प्रदान करती है। तो वो रही आपकी यूवी रेज, जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो यूवी रेज अल्ट्रावायलेट किरणें। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, किसी चुंबक के चारों ओर एक होता है जिसमें उस चुंबक के बल का संसूचन किया जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर था वो है आपका एरिया, क्षेत्र। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, विद्युत धारा का एसआई मात्रक होता है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, वो होती है एम्पियर। क्या होती है, एम्पियर। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 था, श्वेत प्रकाश का इसके अवयवी वर्णों में विभाजन कहलाता है। द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू द कंपोनेंट कलर्स इज कॉल्ड। तो उसको कहते हैं स्पेक्ट्रम, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रम, उसको स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 था, किसी गोलीय दर्पण को फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है। तो वो आपका रहेगा द लोकल लेंथ ऑफ अ
फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज इक्वल टू डबल रहेगी, डबल। ठीक है ना, इसका आंसर रहेगा डबल, आर इज इक्वल टू 2f। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, मेंडल ने पौधे पर आनुवंशिक अध्ययन किया था। द मेंडल स्टडी हेरिडिटी ऑन प्लांट, कौन से प्लांट पर, सबको पता है, पीईए, पी यानी मटर। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 था आपका कि लाल रक्त कोशिका में उपस्थित वर्णक ऑक्सीजन परिवहन में सहायक होता है। द पिगमेंट प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल आरबीसी इन हेल्पफुल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, तो वो रहेगा आपका हीमोग्लोबिन। क्या रहेगा आपका, हीमोग्लोबिन, इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 था आपका, इस तरीके का आपका यौगिक का नामकरण बताना था, तो इसका रहेगा आपका मेथनॉल। मेथनॉल। क्वेश्चन नंबर 9 था, कमरे के ताप पर धातु द्रव अवस्था में होती है, तो रूम टेम्परेचर के ऊपर जो मेटल होता है वो लिक्विड स्टेट में कौन सा मिलता है, आप सबको पता है वो कौन सा होता है, Hg। Hg का मतलब मरकरी, मरकरी का मतलब पारा, जो पारा होता है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड स्टेट में मिलता है। इस तरह से नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 10, अपच का उपचार करने के लिए औषधि का उपयोग किया जाता है। मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन, इंडाइजेशन के लिए क्या रहेगा, एंटोसिड। ठीक है ना, क्या रहेगा आपका, एंटोसिड, एंटो एंटीसिड, सॉरी एंटोसिड नहीं, एंटीसिड। इस तरह से ये फिल इन द ब्लैंक्स थे आपके। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन और वन वर्ड और इन वन लाइन, यानी एक शब्द में या फिर एक लाइन में आपको आंसर करना था। जिसमें क्वेश्चन नंबर 3 था आपका जैविक आवर्धन क्या होता है, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होता है, उसके बारे में आपको बताना था। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 था कि हमारे द्वारा उत्पादित अजैव निम्नलिखित कचरे से उत्पन्न होने वाले किसी एक समस्या का नाम बताना था। विच राइट द नेम ऑफ एनी वन प्रॉब्लम कॉज्ड बाय नॉन बायोडिग्रेडेबल वाटर वेस्टेज दैट वी जनरेट। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर था आपका, जैसे कि एयर पोल्यूशन हुआ, ठीक है ना, वाटर पोल्यूशन हुआ, ये सारे सारे में क्या है, इसकी समस्याएं हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपका, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है, यानी कि व्हेन इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड लार्जेस्ट, जो तो जब करंट है वो कम होगा तब। ठीक है ना, सॉरी करंट, जब करंट, सॉरी कम नहीं, जब करंट ज्यादा होगा तब, जब करंट ज्यादा होगा तब, जब करंट ज्यादा होगा तब। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 था, किसी दिए गए क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, इसे निरूपित करने के लिए आरेख खींचिए। तो यहाँ पे आपको एक चुंबक बनानी थी इस तरह से, नॉर्थ साउथ, और इस तरह से आपको एक डायग्राम बनाना था। ठीक है ना, इस तरह से आपको एक डायग्राम बनाना था ऐसे, ये आपका एक डायग्राम था इसका। नेक्स्ट रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है, तो आप सबको पता है क्या होता है, कुलाम। ठीक है ना, कुलाम क्या होता है, कुलाम, सॉरी कुलाम, यानी कि सी, ये कुलाम होता है आपका, विद्युत आवेश का मात्रक होता है। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत सेल को प्रतीक के रूप में निरूपित करना है, तो आपको पता ही है, एक साइड पॉजिटिव रहेगा, दूसरा रहेगा उसका नेगेटिव साइड। क्वेश्चन नंबर 9 था आपका, मानव में लिंग निर्धारण का केवल नामांकित चित्र आपको बता देना। ठीक है ना, तो जैसे कि कैसे होता है, एक्स वाई, एक्स एक्स फीमेल के अंदर होते हैं, एक्स वाई मेल में होते हैं, इस तरह से एक्स और एक्स मिला करके बनेगा आपका एक्स बनेगा। ठीक है ना, उसी तरह से एक रहेगा आपका इस तरह से कुछ डायग्राम था आपका, जिस तरह से ऐसे वाई से, ठीक है ना, इस तरह से आपका डायग्राम था एक्स 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 का, और एक्स वाई, और एक्स 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 वाई, इस तरह का डायग्राम आपको बनाना था। ठीक है ना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, ऑक्सीकारक क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, उनके बारे में आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 11 था, जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस होती है, तो आपको सबको पता है वो कौन सी गैस होती है, तो वो होती है H2, हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन होती है वो गैस बनती है जब कोई हाइड्रोजन, सॉरी ना, हाइड्रोजन, यानी कि जब कोई अम्ल किसी धातु के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो हाइड्रोजन गैस बनती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, शुद्ध जल का पीएच कितना होता है, आप सबको पता है कितना होता है, 7.4। इस तरह से ये आपके क्वेश्चन 12 था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, आपका सेक्शन नंबर बी रहेगा, सेक्शन नंबर बी रहेगा आपका, क्योंकि राइट द आंसर इन शॉर्ट आंसर टाइप्स, ये शॉर्ट आंसर टाइप थे जिसके अंदर आपको लिखना था। क्वेश्चन नंबर 13 था, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए, तो उसका रीजन यही है क्योंकि इनके अंदर क्या होता है, जो दही और खट्टे जो पदार्थ होते हैं उनके अंदर एसिड होता है, और एसिड होता है वो, ये जो मेटल होते हैं, धातु होती है, उनके साथ में क्या करता है, रिएक्शन करता है, उससे हाइड्रोजन गैस बनती है, और ये हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। इसलिए इन चीजों को, जो खट्टे पदार्थ होते हैं, उनको पीतल या तांबों के साथ बर्तनों में नहीं रखना चाहिए, सीधी सी बात है, यही इसका आंसर था। क्वेश्चन नंबर 14 था कि रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर धातु एवं अधातु में विभेद कीजिए, यानी कि आपको मेटल और नॉन मेटल के अंदर डिफरेंस बताना था। तो आपको पता है कि, आपको पता ही होगा कि क्या होता है, जो मेटल होती है ना, जो मेटल होती है वो वाटर के साथ में रिएक्शन करती है, और जो नॉन मेटल होती है, जो मेटल होती है वो जल के साथ में, यानी कि वाटर के साथ में रिएक्शन करती है, और जो नॉन मेटल रिएक्शन नहीं करती है। ठीक है ना, ये सीधी सी बात थी, इसका डिफरेंशिएट आपको करना था इस तरह से। नेक्स्ट था आपका क्वेश्चन नंबर 15, कार्बन एवं उसके यौगिकों का उपयोग अधिकतर अनुपयोगी इसमें ईंधन के रूप में किया जाता है। व्हाई आर द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यूज्ड एज अ फ्यूल ऑफ मोस्ट एप्लीकेशन, इसके बारे में आपको लिखना था। नेक्स्ट रहेगा आपका
क्वेश्चन नंबर 16 था कि पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का नामांकित चित्र बना था। कि द ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शनल ऑफ फ्लावर, इसके बारे में आपको बताना था। नेक्स्ट रहेगा द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार अलग है, उसके बारे में। द बाइनरी फिजन डिफर फ्रॉम मल्टीपल फिजन इससे कैसे डिफरेंट है, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करके बताना था। नेक्स्ट है कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 था आपका तारे टिमटिमाते क्यों है, व्हाई डू स्टार ट्विंकल। तो ये क्या होता है, वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे हैं वो टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, इसके बारे में आपको आंसर करना था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 था आपका कि 400 वाट अनुमत का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है। तीन 3 रुपये प्रति किलोवाट की दर से इसे 30 दिन में चलाने की ऊर्जा का मूल्य क्या है, इसको कैलकुलेट करके आपको बताना था इसका आंसर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आपका सेक्शन सी था, जिसके अंदर राइट द आंसर इन लॉन्ग आंसर टाइप, यानी कि ऐसे टाइप क्वेश्चन थे जो लॉन्ग आंसर टाइप थे। उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 20 था कि विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या अंतर होता है, इन अभिक्रिया के समीकरण के लिखिए। जो विस्थापन और विस्थापन में क्या होता है, अब विस्थापन के अंदर तो एक एलिमेंट विस्थापित होता है और द्विविस्थापन में एक से ज्यादा एलिमेंट है वो, यानी कि 2 एलिमेंट है वो विस्थापन एक अपनी जगह बदलते हैं, उसी को हम द्विविस्थापन बोलते हैं। उसके बारे में आपको डिफरेंस करना था। उसके बाद में इसकी जो इक्वेशन ऑफ रिएक्शन है उसके बारे में आपको लिखना था। नेक्स्ट था इसी के ऑप्शनल में था ऊष्मा एंड ऊष्मा सुषी अभिक्रिया क्या अर्थ है, उदाहरण लिखिए, उदाहरण के साथ आपको समझाना था। क्वेश्चन नंबर 21 था मनुष्य में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन कैसे होता है, इसके बारे में आपको बताना था। नेक्स्ट एक आपका क्वेश्चन नंबर 2 था आपका श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है, यानी कि वो आपको इसके बारे में एक्सप्लेन करके बताना था। कुछ इसी के ऑप्शनल में था कि हमारे शरीर में वसा का पाचन, यानी कि जो फैट होती है उसका डाइजेशन कहाँ होता है, तो फैट का डाइजेशन आप सबको पता है कि कहाँ होता है, उसके बारे में। ये आपको सबको पता है कि फेट का डाइजेशन जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, यानी कि छोटी आंत जो होती है, उस आंत के अंदर होता है स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये प्रक्रम आपको बताना था कि प्रोसेस क्या होती है, उस प्रोसेस के बारे में आपको बताना था। नेक्स्ट है भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका होती है, यानी कि जो डाइजेशन होता है उसके अंदर जो सलिवा होता है, लार होती है, उसका क्या रोल रहता है, उस रोल के बारे में आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 22 था कि पादप हार्मोन क्या होते हैं, प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं, उसके बारे में आपको बताना था। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 22 का जो सेकंड क्वेश्चन था आपका, वो था कि किसी सहारे के चारों ओर एक प्राथमिक की वृद्धि में ऑक्सीजन किस प्रकार सहायक होते हैं, उसके बारे में आपको। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 22 के ऑप्शनल में था आपका जब एड्रिनल रुधिर में स्रावित होता है तो हमारे शरीर में क्या अनुक्रिया होती है, उसके बारे में आपको बताना था। आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है, उसके बारे में आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताना था। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 23 था कि हम हमारे वाहनों में उत्तल दर्पण को पश्चिम दृश्य दर्पण के रूप में वरीयता क्यों देते हैं, उसके बारे में आपको लिखना था। सेकंड था आपका कि डिफाइन आई ड्रॉपेटेड पावर ऑफ लेंस, यानी कि लेंस की जो डायप्टर डायफ्रैम क्षमता को परिभाषित करना था। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 था कि फोकस बिंदु को परिभाषित कीजिए, डिफाइन द फोकस पॉइंट, उसको आपको डिफाइन करना था, उसकी परिभाषा लिखनी थी। इसी के ऑप्शनल में था आपका कि निम्नलिखित परिस्थितियों में प्रयुक्त दर्पण का प्रयोग बताइए, का प्रकार बताइए, जैसे किसी कार का अग्रदीप पे हेडलाइट सौर बत्ती। अपने उत्तर के कारण सहित पुष्टि कीजिए, यानी कि आपको वापस उसका एक्सप्लेनेशन कि आपने उत्तर क्या दिया है उसका कारण भी आपको रीजन भी बताना था। इस तरह से उस दर्पण का नाम बताइए जो कि बीम का सीधा एवं आवर्धित प्रतिबिंब बना सके, तो वो रहेगा आपका कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर, ठीक है ना। जो कॉनकेव मिरर होता है वो इसका करेक्ट आंसर था, जिसको हिंदी में बोलते हैं अवतल दर्पण, ठीक है ना। जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण, वो इसका करेक्ट आंसर था। इस तरह से मैंने आपको सारे क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 23 तक सारे क्वेश्चन के जो 1 बाय 1 सारे आंसर बता दिए हैं। आप अपने क्वेश्चन पेपर से आप इसको मैच कर लेना कि आपके कितने करेक्ट हो रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप गेस लगा सकते हैं कि आपके कितने मार्क्स बन